हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। अंडर फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इनके बेसिक नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इन लिक्विड फेज एज वेल एज इन गैसेस फेज। ये पार्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके जेईई मेन में और नीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन सभी पॉइंट को मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, इन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। तो बेसिकली जो आपके एलिफैटिक अमाइंस होते हैं जिनके पास में एक कार्बन या दो कार्बन होते हैं, जैसे आपका मिथाइल अमाइन हो गया, इथाइल अमाइन हो गया, तो ये होते हैं आपके गैसेस स्टेट में और इनकी होती है फिशी स्मेल। जो आपकी मच्छी होती है, मच्छी की तरह स्मेल होता है। तो इस पॉइंट को हम लिख देते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके जो लोअर मेंबर ऑफ अमाइंस होते हैं, यहाँ हो गया लोअर मेंबर अमाइंस, लोअर मेंबर ऑफ अमाइंस, इनके पास में 1 कार्बन टू 2 कार्बन होता है। ठीक है भाई। आर इन गैसेस स्टेट, आर इन गैसियस स्टेट हैविंग फिशी स्मेल, फिशी स्मेल, मच्छी की स्मेल की तरह होता है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें, जो आपके हायर मेंबर ऑफ अमाइंस होते हैं जिनके पास में 3 कार्बन से ज्यादा कार्बन होते हैं, वो होते हैं आपके लिक्विड स्टेट में। तो यहां पर हम लिख देते हैं हायर मेंबर अमाइंस हैविंग 3 कार्बन और अबव 3 कार्बन, 3 कार्बन से अगर ज्यादा हैं तो आर इन लिक्विड स्टेट, आर इन लिक्विड, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक भाई, ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं किन के बाद में, एरोमेटिक अमाइंस के बारे में। ये पार्ट जो हमने लिखा हुआ था ये आपके एलिफैटिक के बारे में, ये है आपका एलिफैटिक अमाइंस के बारे में, एलिफैटिक अमाइंस के बारे में। ठीक है भाई, ये चीज़ दिमाग में रखें। अगर मैं एरोमेटिक अमाइंस के बारे में बात करूं तो जो आपके लोअर मेंबर ऑफ एरोमेटिक अमाइंस होते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। जो आपके हायर मेंबर ऑफ एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो होते हैं आपके सॉलिड स्टेट में। तो ये सेंटेंस लिख देते हैं, इन एरोमेटिक अमाइंस, इन एरोमेटिक अमाइंस जैसे आपका हो गया एनिलीन हो गया, तो लोअर मेंबर, ये सेंटेंस लिख देते हैं, लोअर मेंबर आर इन लिक्विड स्टेट। ठीक है भाई। एंड हायर मेंबर्स आर इन सॉलिड स्टेट। ये चीज आप दिमाग में रखें। जो लोअर मेंबर होते हैं तो लिक्विड स्टेट में होते हैं, जो हायर मेंबर ऑफ एरोमेटिक अमाइंस होते हैं तो वो होते हैं आपके सॉलिड स्टेट में। एक चीज और दिमाग में रखें, जो आपके एरोमेटिक अमाइंस होते हैं ये होते हैं आपके कलरलेस, ये होते हैं आपके कलरलेस। जब कभी भी इनको ओपन में स्टोर किया जाता है तो इनका हो जाता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन की वजह से ये हो जाते हैं आपके कलरफुल। तो ये चीज हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। एरोमेटिक अमाइंस आर colorless but when they are stored in open, they are stored in open due to atmospheric oxidation, ऑक्सीडेशन, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। दे बिकम, ये हो गया दे बिकम कलरफुल, ये हो गया दे बिकम कलरफुल। ये चीज आप दिमाग में रखें। ये होते हैं आपके कलरलेस, परंतु इनको अगर ओपन में, जैसे ओपन जार में इनको स्टोर कर दिया गया तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से इनका हो जाता है ऑक्सीडेशन और इसके बाद में ये हो जाते हैं कलरफुल। अब इसके बाद में ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, यहाँ पर मैं लिख दिया एरोमेटिक के बारे में हो गया भाई, एरोमेटिक अमाइंस के बारे में ये चीज दिमाग में रखें। ठीक है, ये हो गया आपका एलिफैटिक के बारे में। ये फिजिकल स्टेट हम लोगों ने डिस्कस करी है। चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी अगर आप देखें
हैं। तो अमाइंस में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है भाई। अमाइंस में नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन होते हैं, प्राइमरी में नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन होते हैं, सेकेंडरी में नाइट्रोजन के पास में 1 हाइड्रोजन होता है, और टर्सरी में नाइट्रोजन के पास में 1 भी हाइड्रोजन नहीं होता। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, पर लोअर मेंबर ऑफ अमाइंस होते हैं तो उनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका पाया जाएगा। परंतु जैसे जैसे आपका क्या होता है, हायर मेंबर ऑफ अमाइंस होते हैं तो उनमें से क्राउडेनेस बढ़ने लगता है। क्राउडेनेस या स्टीरिक हिंडेंस के होने की वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ में डिक्रीज होने लगती है। रीजन क्या है कि वहां पर प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी के बारे में, सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी में क्या है, जो आपके लोअर मेंबर ऑफ अमाइंस होते हैं जिनमें से स्टीरिक हिंडेंस कम होता है या लेस नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो लोअर मेंबर्स ऑफ अमाइंस, यहां पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन, हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन आर सॉल्युबल इन वाटर, ड्यू टू, रीजन क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है भाई, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पार्ट हो गया, ठीक है। बट हायर मेंबर ऑफ अमाइंस, हायर मेंबर ऑफ अमाइंस यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन इन द सेंस नॉन पोलर ग्रुप। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होता जाता है, मतलब नॉन पोलर ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा, और नॉन पोलर इंक्रीज होने की वजह से पोलर H2O में इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। तो हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन ये हो गया हायर मेंबर ऑफ अमाइंस हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन्स हैव लेस solubility in water, less solubility in water। रीजन क्या है, ड्यू टू स्टेरिक हिंडेंस, यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू स्टेरिक हिंडेंस। ये पार्ट हो गया, ये चीज आप दिमाग में रखें। स्टेरिक हिंडेंस की वजह से जो आपके हायर मेंबर ऑफ अमाइंस होते हैं तो वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, जो आपके लोअर मेंबर ऑफ अमाइंस होते हैं जिनमें से स्टेरिक हिंडेंस कम होता है उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर हो जाता है। अब देखिए भाई, अगर मैं अल्कोहल और अमाइंस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो ये पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, परंतु स्पेस है कहिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हम थर्ड पॉइंट, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें, एक पॉइंट ये हो गया। अब देखिए हम सेकेंड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, अंडर सॉल्युबिलिटी। तो बेसिकली होता है कि अल्कोहल अमाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा पोलर होते हैं, रीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ज़्यादा होता है। तो इसमें से अल्कोहल में जो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने की वजह से अल्कोहल ज़्यादा पोलर होते हैं, और जो कंपाउंड जितना ज़्यादा पोलर होता है उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा पोलर वाटर में होती है, वाटर में उतनी ज़्यादा, क्योंकि पोलरिटी भाई पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो ये पार्ट हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो जो अल्कोहल्स होते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं अल्कोहल्स ROH आर मोर सॉल्युबल, यहाँ पर लिख सकते हैं मोर सॉल्युबल देन अमाइंस, यहाँ पे RNH2 लिख देता हूँ। रीजन क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये जो नाइट्रोजन है, तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन टू नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ज़्यादा होती है, मतलब इसके केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही आसानी से और स्ट्रॉन्गर होता है। तो बिकॉज अल्कोहल्स ROH आर more polar than amines, ये पार्ट हो गया। मोर पोलर ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ये पार्ट हो गया। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। बेसिकली हम लोग केवल अमाइंस की फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर अल्कोहल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर हम कंपैरिजन करना चाहें कि अल्कोहल की और अमाइंस में, जिनमें से दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, तो अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ में ज़्यादा होगी कि अमाइंस की। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, परंतु ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन
अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी वाटर में इन कंपैरिजन टू अमाइंस ज़्यादा होती है। चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में भाई, थर्ड पॉइंट है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस। तो बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने लगता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होता है, एज ए रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने लगता है। अगर मैं केवल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी अमाइन के बारे में बात करूं, ओनली वन टाइप ऑफ अमाइन के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पर मैं कोई कंपाउंड ले लेता हूँ, जैसे हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लें भाई। अब इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लिया CH3, ये NH2 हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पर ले लिया मैंने CH3 और ये CH2 NH2 हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पर CH3 CH2 और ये CH2 ये हो गया आपका NH2। तो इसमें से आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है, जो आपका मॉलिक्यूलर वेट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। यहाँ पर आपको यूज करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसके पास में जितना ज्यादा होंगे या जिसका मॉलिक्यूलर वेट जिसका जितना ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कार्बन NH2 सभी में सेम है, इसमें से 2 कार्बन, इसमें से 3 कार्बन, मतलब है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एज नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है भाई। हम केवल एक पर्टिकुलर टाइप के अमाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर केवल प्राइमरी अमाइंस लिया गया है। तो एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होता है, फिर इसके बाद में क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने लगता है, ठीक है भाई। ये चीज हो गया। अगर मैं यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ले लेता हूँ अमाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं आइसोमेरिक अमाइंस ले लेता हूँ, आइसोमेरिक मतलब क्या है, जिसमें से नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम। तो उसमें आप देख लीजिए भाई, सेकेंड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, इन आइसोमेरिक अमाइंस, इन आइसोमेरिक अमाइंस के बारे में बात कर रहे हैं भाई, आइसोमेरिक अमाइंस, ये पार्ट हो गया। तो जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH3, ये CH2 और ये आपका CH2, ये NH2 हो जाता है, ये क्या है भाई, प्राइमरी अमाइन हो गया भाई, प्राइमरी अमाइन, ठीक है भाई। अगर इसके बाद में यहाँ पर ले लेता हूँ जैसे CH3, ये आपका NH, ठीक है भाई, और ये यहाँ पर हो जाएगा C2H5, ठीक है भाई, ये आपका सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है भाई, सेकेंडरी अमाइन हो गया। अब इसके बाद में अगर मैं ले लेता हूँ CH3, ये N, ये आपका CH3 और ये हो गया आपका CH3, ये कौन सा अमाइन है भाई, ये टर्सरी अमाइन है। अगर आप तीनों में ध्यान दें तो सेम नंबर ऑफ नाइट्रोजन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन और सेम नंबर ऑफ कार्बन हो गए, तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, परंतु यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, मतलब है कि ये हो गया आपके आइसोमेरिक अमाइंस। अब ध्यान दीजिए भाई, आइसोमेरिक अमाइंस में आपको बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड कैसे निकालना है, तो आप ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है। इसमें अगर आप देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे आपको यूज नहीं करना है, कि क्योंकि सभी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने वाला है सेम। आइसोमेरिक में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यूज करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके पास में जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इसमें से 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे ज्यादा इसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है भाई। और इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है जब आप प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी के बारे में बात करें, और सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके आसानी से इस ट्रेंड को निकाल सकते हैं। हाँ, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मतलब आइसोमेरिक अमाइंस नहीं है, अगर यहाँ पर फ्लक्चुएशन इन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो वहां पर आपको मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट यूज करके यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड निकाल लेना। ये पार्ट हो गया बेसिकली किसके बारे में भाई, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है भाई। ये पार्ट हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर हो जाएगा, आप लिखना चाहें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसका ज़्यादा होगा तो वहाँ पर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। अब अगर वहाँ पर क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम से, मतलब देखिए अगर आइसोमेरिक अमाइंस नहीं दिया है तो वहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, फिर इसके बाद में ये कॉन्सेप्ट लगा करके आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब लास्ट पॉइंट है जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करने के पहले हम ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि जो अमाइंस होते हैं तो ये बेसिस की तरह काम क्यों करते हैं, ठीक है, बेसिस की तरह काम क्यों करते हैं। अब चीज़ समझ लीजिए भाई। अगर मैं खास तौर से यहाँ पर बात करूँ अमोनिया के बारे में, ये आपका अमोनिया हो गया, ठीक है। इसके पास में अगर ये लोन पेयर है
तो ये अमोनिया बेसिक इन नेचर नाइट्रोजन की वजह से नहीं है, ये बेसिक इन नेचर किस वजह से, इस लोन पेयर की वजह से। अगर इसका लोन पेयर नहीं है, अगर इसका लोन पेयर नहीं है तो ये बेसिक इन नेचर नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ NH4, ये प्लस हो गया, इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन, परंतु तो इसमें अगर आप बात करें तो ये बेसिक इन नेचर है, ये बेसिक इन नेचर नहीं है। ये चीज़ दिमाग में रखें। तो नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, नाइट्रोजन की वजह से बेसिकली ये बेसिक इन नेचर नहीं है, ये लोन पेयर की वजह से बेसिक इन नेचर। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। जो अमाइंस हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तीनों में अगर आप ध्यान दें तो हाइड्रोजन किसी में है, किसी में हाइड्रोजन नहीं है। जैसे टर्सरी अमाइंस में हाइड्रोजन नहीं है तो उसमें से लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर की वजह से ये बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिस की तरह काम करते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, अब देखिए अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है भाई, यहाँ पे होगा क्या, अगर इसको मैं क्या करता हूँ, वाटर में डालता हूँ, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको वाटर में डाल देता हूँ, ये OH हो गया, ठीक है, इसको भी मैं वाटर में डालता हूँ, वाटर में डाल देता हूँ। हम ये डिटरमिन करते हैं कि कौन सा बेस की तरह काम कर रहा है, कौन सा बेस की तरह नहीं काम कर रहा है। अब ध्यान दीजिए भाई, इसके पास में लोन पेयर, इसमें अगर आप देखें तो वाटर में क्या होता है, इसके पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके पास में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके पास में पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिए भाई, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज के पास में तो जाएगी नहीं, तो ये आकर के इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा, ये प्रोटॉन को सप्लाई करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एज ए रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लेगा, ठीक है भाई। अब देखिए ये हाइड्रोजन इससे अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, NH4 ये प्लस, और यहाँ से OH माइनस आयन रिलीज होता है। अब ध्यान दीजिए भाई, कोई भी स्पीसीज जो वाटर में डालने पर OH माइनस आयन रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, बेसिक इन नेचर होना चाहिए, वो बेस की तरह काम करेगा। ये देखिए ये स्पीसीज जो है आपका OH माइनस आयन वाटर में रिलीज कर रहा है, मतलब ये हो गया आपका बेस। भले ही स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, वो बात अलग है, हम केवल बात ये कर रहे हैं कि ये बेस है या नहीं है, ये चीज़ हम डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये बेस है, क्योंकि ये आपका वाटर में जब हमने इसको डाला तो OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन ये रिलीज कर रहा है, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि जो कोई स्पीसीज जो OH माइनस आयन जितना ज़्यादा रिलीज करेगा तो उसका Kb का वैल्यू ज़्यादा होगा, pKb का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है भाई, और pH का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिए भाई, pH का वैल्यू, ये कंप्लीटली आयनिक इक्विलिब्रियम से मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। जो भी स्पीसी आपका OH माइनस आयन रिलीज करेगा उसका Kb का वैल्यू ज़्यादा होगा, pKb का वैल्यू कम हो जाएगा, pH का वैल्यू ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा pH का वैल्यू होगा बेसिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा, और यहाँ पर बेसिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ये बहुत अच्छा भाई। इसके बारे में बात करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, इलेक्ट्रॉन पुअर है, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन रिच है। आप ध्यान दीजिए भाई, जब इसको वाटर में डालते हैं तो क्या करता है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको सप्लाई करेगा, तो ये आपका क्या करेगा भाई, ये आपका ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इसके पास में पॉजिटिव चार्ज, इसके पास में नेगेटिव चार्ज, तो बनेगा क्या, NH4OH ये रिलीज करता है H प्लस आयन। जो वाटर में H प्लस आयन रिलीज करेगा तो बेस की तरह है नहीं, वो एसिड की तरह काम करेगा। अब ध्यान दीजिए, आप एसिड की तरह काम कर रहा है भाई, ये बेसिक इन नेचर नहीं है। यही पार्ट में जस्टिफाई कर रहा था कि नाइट्रोजन की वजह से बेसिक नेचर नहीं आ रहा है, लोन पेयर की वजह से बेसिक नेचर आ रहा है। नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर, इस वजह से बेसिक नेचर शो कर रहा है। इसके पास में नाइट्रोजन है परंतु इसके पास में लोन पेयर नहीं, इस वजह से आपका बेस नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो H प्लस आयन रिलीज कर रहा है। कोई भी स्पीसी जो वाटर में H प्लस आयन रिलीज करेगा तो वो एसिड की तरह काम करेगा, मतलब है कि ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो जो कोई भी स्पीसी H प्लस आयन जितना ज़्यादा रिलीज करेगी, ये चीज़ दिमाग में रखें, तो Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, pKa की वैल्यू कम हो जाएगी। और इसमें से pH की जो वैल्यू होती है तो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए pH की वैल्यू। यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों ने सीखा होगा कि जैसे pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग, यहाँ H प्लस आयन होता है, ये पार्ट होता है, हाइड्रोनियम आयन हो जाता है, H प्लस आयन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब कि उतना ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिडिक करेक्टर जो AC है, यहाँ पर AC एसिडिक करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बिफोर वी डिस्कस द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर किया हुआ है। इस चीज़ को आप बहुत ही क्लियरली समझ लें। ये पार्ट मैंने रिलेट कर दिया आयनिक इक्विलिब्रियम से, ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद में चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इन गैसेस फेज एज वेल एज इन लिक्विड फेज।
अभी हम लोगों ने सीखा हुआ है कि अमाइंस जो होते हैं बेसिस की तरह काम क्यों करते हैं। रीजन क्या होता है, इनके पास में लोन पेयर होता है, लोन पेयर की वजह से ये बेसिस की तरह काम करते हैं। अब देखिए भाई, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करूं तो आप लोगों ने सीखा होगा कि जो कोई भी स्पीसी जो आसानी से OH माइनस रिलीज करता है, OH माइनस रिलीज करेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बहुत ही जल्दी OH माइनस रिलीज करेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। अच्छा, अनदर पार्ट, अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात करें जिसके पास में लोन पेयर हो गया, तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। जिस किसी भी स्पीसी के पास में ज़्यादा लोन पेयर होगा या ज़्यादा लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो उतना ही ज़्यादा बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि अगर उसके पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आसानी से डोनेट कर सकता है। जिसके पास में लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, इस वजह से उसका बेसिक नेचर भी कम हो जाता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पर हम सबसे पहले बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इन गैसियस फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर हम गैसेस फेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, ठीक है, इन गैसियस फेज। हम गैसियस फेज के बारे में बात कर रहे हैं, गैसियस फेज में जो गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है भाई, तो आपको यहाँ पर यही चेक करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन अगर आपके पास में, तो यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कि किसके पास में, किस स्पीसी के पास में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ, जैसे आपका हो गया CH3, ये आपका CH2, ठीक है, और ये आपका हो गया CH2, अब ये हो गया आपका NH2 हो गया भाई। ठीक है, NH2 हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने ले लिया CH3, ये आपका NH, और ये क्या हो गया C2, और ये H5 हो गया। ठीक है भाई, अब इसके बाद में ये CH3 हो गया, ये N हो गया, ये आपका CH3 हो गया, ये आपका CH3 हो गया। आप ध्यान दीजिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो खासतौर से मैंने आइसोमेरिक अमाइंस लिए हुए हैं। ये है आपका प्राइमरी अमाइन, और ये आपका सेकेंडरी अमाइन, ये हो गया आपका टर्शियरी अमाइन। आपको यहाँ पे ये चीज़ दिमाग में रखना है कि किस अमाइन के पास में सबसे ज़्यादा लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वही सबसे ज़्यादा बेसिक इन नेचर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। जहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं तो वहाँ पर आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट काम करने लगता है, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है भाई, इसमें अगर आप देखें तो एक ही साइड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें दोनों साइड, इसमें 3 साइड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई की जाएगी तो इस स्पीसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज होने लगती है। यहाँ पर लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, परंतु इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई की जा रही है तो ज़्यादा इसमें इंक्रीज होगी। इसमें तीनों साइड से सप्लाई की जा रही है तो इसमें ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। जिसके पास में जितनी ज़्यादा लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा, इस वजह से उसका बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो गैसियस नेचर में बाई यूजिंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आप आसानी से इस पार्ट को आंसर कर सकते हैं। ठीक है भाई, जिसमें से अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है तो बेसिक नेचर ज़्यादा हो जाता है, पॉजिटिव इंडक्टिव, और एसिडिक नेचर, एसिडिक करेक्टर होता है तो ये कम हो जाता है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। ठीक है भाई, तो हम केवल बेसिक नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, एसिडिक नेचर के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इस पार्ट को अगर हम लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, तो जिसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा उसका बेसिक नेचर ज़्यादा हो जाता है। तो खासतौर से जब कभी भी क्वेश्चन आपका गैसेस स्टेट में पूछता है, बेसिक ऑर्डर पूछता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप केवल पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगाइए और आंसर निकालिए। ठीक है भाई, अब इसके बाद में अगर मैं किसके बारे में, लिक्विड फेज में अगर हम डिटरमिन करते हैं ऑर्डर्स, सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, ठीक है, इन लिक्विड यहाँ पे आप एक्वस कर सकते हैं, एक्वस फेज, लिक्विड फेज में या एक्वस फेज में अगर हम डिस्कस करें तो वो कौन सा ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिमाग में रखनी है, 2 इफेक्ट दिमाग में रखने हैं। एक होता है आपका हाइड्रेशन इफेक्ट, जिसे सॉल्वेशन इफेक्ट बोलते हैं, और दूसरा होता है स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट यूज करना है। चलिए भाई, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा, यहाँ पर हाइड्रेशन इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। हाइड्रेशन इफेक्ट, ये कहीं पर इसको सॉल्वेशन भी मेंशन कर देते हैं, सॉल्वेशन भी मेंशन कर देते हैं। अब देखिए भाई,
यहाँ पे होता क्या है कि ये बेसिस हैं क्योंकि इनके पास में लोन पेयर होता है, वाटर में डालेंगे तो OH माइनस रिलीज करेंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लिया प्राइमरी अमाइन, इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये प्राइमरी अमाइन हो गया भाई, ठीक है। ये NH2 हो गया, इसके पास में लोन पेयर है। यहाँ पर मैंने ले लिया सेकेंडरी अमाइन, ये R2, ये NH लोन पेयर है, और ये हो गया आपका टर्सरी अमाइन, ठीक है भाई, ये लोन पेयर है। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं वाटर के साथ में ऐड करता हूँ OH, इसको भी मैं वाटर के साथ में ऐड करता हूँ, इसको भी मैं वाटर में ऐड कर देता हूँ। देखिए लोन पेयर है, आसानी से इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे जो बनने वाला स्पीसी होता है, तो अब देखिए NH2 इसके साथ में अटैच हो गया, तो आपका NH3, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दी है। अब यहाँ पर आपका OH माइनस प्लस OH माइनस ये हो गया भाई। इसके केस में अगर आप देखें तो इसके केस में हाँ एक हाइड्रोजन हमें तो यहाँ पर मेंशन करना है भाई, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है ना भाई, तो ये आपका NH, तो ये आपका R2, ये NH2 हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका OH माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रोटॉन को दे रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये इसके केस में टर्सरी के केस में R3, ये NH, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका OH माइनस रिलीज करेगा। अब देखिए ये OH माइनस रिलीज कर रहे हैं, इस वजह से ये बेसिक नेचर होता है। अब देखिए अगर मुझे ये अगर हाइड्रेशन इफेक्ट को यूज करके मतलब एडिशन ऑफ वाटर, तो मतलब है कि यहाँ पर अगर मुझे डिटरमिन करना है कि प्राइमरी ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेसिक इन नेचर होगा कि सेकेंडरी या टर्सरी, तो देखिए कैसे डिटरमिन करते हैं। अभी ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, इसमें अगर आप देखें जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा और जो जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा वो ज़्यादा बेसिक इन नेचर होगा। भाई रिएक्शन में क्या होता है भाई, अगर ये रिएक्शन इसके साथ में कर रहा है तो अगर जो स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, इसका बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा। अगर स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना रहा है मतलब वो डिसोशिएट होगा, अगर फर्दर बैक साइड रिएक्शन आएगी मतलब ये फिर से बन जाएंगे, तो मतलब है कि क्या हो जाएगा, अगर अनस्टेबल बनाएगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, अगर स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है तो मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। अब ध्यान दीजिए होता क्या है। अब देखिए हम लोगों ने सीखा हुआ है कि यहाँ पर अमाइंस में क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए भाई इसमें अगर आप देखें ये जो अमाइंस है तो इन स्पीसी के बारे में आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है। जो जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा तो उस अमाइन का सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर होगा, उस अमाइन का सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर होगा। अब देखिए भाई इसमें अगर आप देखें तो कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हैं। जब ये वाटर में ये स्पीसी वाटर में प्रेजेंट है तो ये 3 हाइड्रोजन लगे हैं, मतलब है कि ये कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये H लगा है, ये H लगा है, ये H लगा है, तो इसके साथ में एक OH2 अटैच होगा, ठीक है भाई, OH2 ऐसे यहाँ पर अटैच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके केस में 2 हाइड्रोजन है, मतलब है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब देखिए इसके केस में देखें तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, मतलब है कि यहाँ पर केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो इसमें से 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें से 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिसमें जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा, वो प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा स्टेबल। अब देखिए यहाँ पर बॉन्डिंग हो रहा है, बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि आप लोगों ने सीखा होगा कि जब कभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि उस सिस्टम से हीट रिलीज की जा रही है, जब हीट रिलीज की जाएगी तो सिस्टम क्या हो जाएगा, उस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, और जिस सिस्टम की एनर्जी सबसे कम होती है वो उतना ही स्टेबल सिस्टम हो जाता है। जिस सिस्टम की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और लीस्ट स्टेबल हो जाता है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। तो इसमें से क्या हो रहा है, बॉन्डिंग फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, मतलब हीट इसमें सबसे ज़्यादा रिलीज की जा रही है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो मतलब है कि यहाँ से प्राइमरी अमाइन से सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। ये तो ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद में सेकेंडरी हो जाता है, फिर इसके बाद में टर्सरी अमाइन हो जाता है। ये चीज़ बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही आसानी से आप इस पार्ट को समझ सकते हैं। हाइड्रेशन इफेक्ट को अगर यूज करके आप ये डिटरमिन करना चाहें कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन में सबसे ज़्यादा बेसिक इन नेचर कौन सा है, तो मतलब है कि यहाँ पर आपको मिलेगा प्राइमरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक इन नेचर, फिर इसके बाद में सेकेंडरी, फिर इसके बाद में ये टर्सरी। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। और ऐसा ये ट्रेंड क्यों होता है, ये पार्ट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी भाई, ये चीज़ आप दिमाग में रखें।
प्राइमरी अमाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, इस वजह से इसका बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करके अपना बेसिक नेचर शो करके स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखिए इसके बाद में अगर मैं स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में बात करूँ, बी पार्ट स्टेरिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो अब देखिए भाई स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिखा हुआ था, इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में आ रहा है, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इसमें अगर आप देखें तो इस साइड से ग्रुप लगा हुआ, ये पूरा पार्ट खाली पड़ा है, इसमें दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगी हुई है, एल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये पार्ट यहाँ से दे सकता है, यहाँ से दे सकता है, या कोई भी ग्रुप आने वाला है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर सकता है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्राउडीनेस ज़्यादा है। अगर मैं प्राइमरी से टर्सरी की तरफ जाता हूं तो क्राउडीनेस ज़्यादा बढ़ने लगता है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा बढ़ने लगता है, और जिसमें जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो उसमें से स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का निकलना या डोनेट करना मुश्किल होने लगता है। यही रीज़न है कि जो आसानी से जितना जल्दी या जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा वो उतना ही बेसिक नेचर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राइमरी का स्टेरिक इफेक्ट के अंतर्गत ही प्राइमरी अमाइन का सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर होता है, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होता है, इसके बाद में सेकेंडरी में, इसके बाद में टर्सरी में ये पार्ट होता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जिसमें जितना ज़्यादा होगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना कम हो जाता है, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। ठीक है भाई, यहाँ से एक पार्ट ये हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट को यूज करता हूँ, बाय यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट को यूज करके हम कौन सा ट्रेंड निकालते हैं, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ये ट्रेंड निकालते हैं भाई। ठीक है भाई, अगर मैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगाता हूं तो जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, जो बेसिक करेक्टर निकलता है, ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस क्या होता है, टर्सरी का सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। अगर मैं हाइड्रेशन इफेक्ट लगाता हूं तो हमें कौन सा ट्रेंड मिलता है, प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर देन टर्सरी का, और लास्ट में अगर हम बात करते हैं स्टेरिक इफेक्ट के बारे में तो यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, प्राइमरी में सबसे कम होता है। तो प्राइमरी अमाइन में जो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आसानी से डोनेट कर सकता है, इसी वजह से इसकी बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर इसके बाद में सेकेंडरी, फिर इसके बाद में टर्सरी। ये पार्ट आप दिमाग में रखें। कभी पूछ लेता है कि भाई हाइड्रेशन इफेक्ट के अंतर्गत या स्टेरिक हिंड्रेंस के अंतर्गत या इंडक्टिव इफेक्ट के अंतर्गत अगर आपको बेसिक नेचर डिटरमिन करना है तो कैसे होता है। अब देखिए भाई, एक्वस फेज में या लिक्विड फेज में आपको दिमाग में रखना है ये चीज़। जैसे आर ग्रुप अगर आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, मिथाइल ग्रुप, ये कंडीशन दिमाग में रखें भाई, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है भाई। यहाँ से अब देखें अगर मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप दिया है, जैसे आपका हो गया, क्या हो गया भाई जी, जैसे अगर हम बात करते हैं मिथाइल ग्रुप के बारे में तो जैसे हो गया आपका CH3, ये NH2 हो गया, ये CH3, ये NH, ये CH3 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने N कर लिया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, और ये CH3 हो गया। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्सरी अमाइन है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ये एक्वस फेज में है। तो एक्वस फेज में दिया हुआ तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर जो ऑर्डर आपको फॉलो करना है, तो सेकेंडरी अगर आप देखें, सेकेंडरी इसमें मिडल में, इसमें भी मिडल में, इस इफेक्ट में भी मिडल में, तो यहाँ पर एक्वस फेज में या लिक्विड फेज में सेकेंडरी अमाइन की हमेशा बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। तो सेकेंडरी यहाँ पर लगना है, सेकेंडरी के सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर इसके बाद में प्राइमरी का हो जाएगा, फिर इसके बाद में टर्सरी को हो जाएगा। अगर आर ग्रुप, अगर मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप नहीं है, ये कंडीशन आप दिमाग में रखें। अगर जो एल्काइल ग्रुप है आपका CH3 नहीं है, मतलब मिथाइल ग्रुप नहीं, जैसे आपका ले लिया C2H5, ये NH2, इसके बाद में ये C2H5, ये C2H5, ये NH, ये C2H5 हो गया। ठीक है, टर्सरी ले लेते हैं यहाँ पर C2H5, ये N, C2H5, ये हम बात कर रहे हैं एक्वस फेज में। ठीक है भाई, तो ये हो गया प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्सरी होगा। तो सेकेंडरी तो सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर इसके बाद में क्या लेना है, टर्सरी लेना है, फिर इसके बाद में प्राइमरी लेना है। अब देखिए भाई, यहाँ पे जो ट्रिक दिमाग में रखना है, यहाँ पे जो आपको ट्रिक दिमाग में रखना है, अगर छोटा ग्रुप है जो मिथाइल ग्रुप है तो छोटा नंबर लेना है 213। यहाँ पे क्या आ रहा है, 213 आ रहा है। अगर आपका मिथाइल ग्रुप ना हो करके हायर ग्रुप है, जैसे आपका इथाइल ग्रुप हो गया, प्रोपाइल ग्रुप हो गया, तो वहाँ पर आपको क्या लेना है, 231 लेना है, ये पार्ट हायर नंबर्स।
लोअर एल्काइल ग्रुप स्मॉलर वैल्यू 213, मतलब है कि 213 मतलब क्या रहेगा, सेकेंडरी तो सबसे ज़्यादा रहेगा दोनों के केस में, चाहे लोअर एल्काइल हो चाहे हायर एल्काइल हो, तो सेकेंडरी जो अमाइन होता है उसका बेसिक कैरेक्टर हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, 2 तो फर्स्ट में रखना, फिर इसके बाद में आपको स्मॉल वैल्यू लार्जर वैल्यू कर लेना। आप देखिए भाई इसके केस में आपका स्मॉल वैल्यू 213, सेकेंडरी देन प्राइमरी देन टर्सरी, अब इसके बाद में अगर आपका दिया है हायर एल्काइल ग्रुप अदर देन मिथाइल ग्रुप तो आपको लेना 231, हायर वैल्यू लेना 231। इस तरह से ये पार्ट एक्सपेरिमेंटली है, एक्सपेरिमेंटली ये पार्ट आपका डिटरमिन किया गया है, तो आप मेमोराइज कर लें। ये ट्रिक है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइन।